हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ उसके सोल्यूशन भी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी है चैप्टर 11 की। तो चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे थे जो कि आज की इस वीडियो में पूरा हम कवर करा देंगे। इसके बाद हमारे चैप्टर 12 और चैप्टर 13 केवल 2 ही चैप्टर शेष है, जो कि आपके बीच बीच में इसकी वीडियो आती रहेगी और साथ ही साथ आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी साथ साथ चलती रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का वो है, स्पंजी जड़ें किसमें पाई जाती है। पहला क्वेश्चन है कि स्पंजी जड़ें किसमें पाई जाती है। यहां पे आप जड़ें बना लेंगे, स्पंजी जड़ें किसमें पाई जाती है। तो स्पंजी रूट किसके अंदर आपको दिखाई देते हैं, किसी एक ऐसे प्लांट का एग्जांपल लिखना है। तो आपको याद रखना है कि स्पंजी जड़ें जो है इक्वार्निया यानी कि जल कुंभी के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर देखने को मिलती है, ये जल कुंभी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक, तो इक्वार्निया या जल कुंभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल कुंभी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, स्पंजी जड़ें। स्पंजी मतलब होता है फूली हुई जड़ें, जड़ों के बीच बीच में क्या होगा, हवा भरी रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण मूल परजीवी का एक एग्जाम्पल लिखना है। किसी ऐसे पौधे का नाम लिखना है जो कि पूर्ण मूल परजीवी होता है। तो आपको याद रखना है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया एक पूर्ण मूल परजीवी पादप है। रेफ्लेसिया जो है क्या है, एक पूर्ण मूल परजीवी पादप है रेफ्लेसिया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, धंसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं। धंसे हुए रंध्र मतलब सिनकिन स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं अंदर की ओर। तो ऐसे रंध्र किसमें पाए जाते हैं, आपको हमेशा याद रखना है जीरोफाइटिक प्लांट में। किसके अंदर, जीरोफाइटिक यानी जो मरुदभिद पादप होते हैं। मरुदभिद पादप यानी कि जीरोफाइटिक प्लांट में, मरुदभिद पादप के अंदर आपको सिनकिन स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, मरुदभिद पादपों के अंदर यानी कि जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जड़ रहित संवहनी पादप है। किसी ऐसे पादप का नाम बताना है आपको जिसमें कि जड़ नहीं होती है और वो संवहनी पादप है, मतलब संवहनी पादप भी है जिसमें जड़ नहीं पाई जाती है। तो आपको याद रखना है वाल्फिया। क्या याद रखना है आपको, वाल्फिया एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें आप देखेंगे संवहनी पादप तो है लेकिन जड़ रहित, जड़ इसमें नहीं होते हैं और यह संवहनी पादप होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। मतलब जो संवहन ऊतक होते हैं वो बहुत कम विकसित होते हैं किन पौधों में। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो होते हैं यानी जो जलोदभिद पादप होते हैं, जलोदभिद पादपों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो संवहन ऊतक होते हैं ये बहुत कम डेवलप होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जलोदभिद पौधे कहां होते हैं, पानी में होते हैं, जिस कारण से इनके अंदर संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम बहुत कम मात्रा में डेवलप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन मूलें या न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। किन पौधों के अंदर आपको श्वसन मूले यानी कि न्यूमेटोफोर देखने को मिले थे। तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल किसका है, श्वसन मूले या न्यूमेटोफोर क्या होता है, कुछ दलदली या मैग्रोव पौधे ऐसे होते हैं जो कि ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां लवड़ों की क्या होती है, अधिकता होती है, जिस कारण से ऑक्सीजन की वहां कमी हो जाती है। तो इसकी जो अब स्तंभी स्कंध मूलें होती है राइजोफोरा की, राइजोफोरा चूंकि मैग्रोव पौधा है तो राइजोफोरा की अब स्तंभिक जड़ें क्या करती है, ऊपर खूंटे की समान संरचना के रूप में निकल आती है और श्वसन का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। तो श्वसन मूले या न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है मैग्रोव या दलदली पौधों में किसे पाए जाते हैं, आप मैग्रोव पादप लिख सकते हैं या दलदली पादप भी लिख सकते हैं, दोनों आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मैग्रोव पौधे के उदाहरण है। तो मैग्रोव पौधे का एक एग्जांपल सबसे फेमस है, आपको पता है राइजोफोरा। तो आप लोग लिख लीजिए राइजोफोरा। राइजोफोरा तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसका, मैग्रोव या दलदली पौधों का, राइजोफोरा। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है। कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में फसल उपजाऊ होती है, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में फसल ग्रो करती है, यानी फसलों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मृदा कौन सी है। तो आपको याद रखना है दोमट मृदा। कौन सी मृदा, दोमट मिट्टी। तो दोमट मृदा आपको याद रखना है, दोमट मृदा जो होती है ये सबसे ज्यादा उपयोगी मृदा होती है किसी भी फसल के लिए। ठीक,
चलिए इन क्वेश्चनों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि फोटोफिलस पौधे का उदाहरण है। फोटोफिलस का मतलब होता है छाया प्रिय पौधे, ऐसे पौधे जिनको ज्यादा मात्रा में छाया पसंद है, बहुत ज्यादा प्रकाश इनको नहीं चाहिए, कम मात्रा में प्रकाश में ही अपना जीवन यापन करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है कम प्रकाश में ही अपने आप को सरवाइव करना। तो फोटोफिलस पौधे का उदाहरण सबसे बढ़िया क्या है, सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी। क्या है, सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी, सूरजमुखी आप लोग जिसको कहते हैं सूर्यमुखी। ठीक, तो सूर्यमुखी जो है एक ऐसा पादप होता है जो कि फोटोफिलस पौधा है। कैसा है, फोटोफिलस पौधा है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है किसी एक मृतोपजीवी पादप का नाम बताना है। सैप्रोफाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो मृतोपजीवी पौधे का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है, मोनोट्रोपा। क्या है, मोनोट्रापा। ये क्या है, एक मृतोपजीवी पादप होता है। क्या होता है, मृतोपजीवी पादप होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा एक उभयचर पौधे का नाम लिखना है। तो उभयचर पौधे का नाम लिखना है, आपको बताना है एक उभयचर पौधे का केवल आपको नाम लिखना है। तो आप लोग लिख लीजिए रेननकुलस। रेननकुलस जो है सबसे बढ़िया उभयचर पादप का एग्जाम्पल है, रेननकुलस। कौन सा, रेननकुलस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा लैंगिक द्विरूपता का एक उदाहरण लिखिए। लैंगिक रूप से दो रूप दिखाने वाला कोई एक प्राणी का एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो लैंगिक द्विरूपता के लिए आप कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मानव लिख सकते हैं आप, इसके अलावा आप लोग मधुमक्खी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, मधुमक्खी लिख सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए मधुमक्खी यानी कि हनी बी। ठीक, मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन है पौधों के लिए उपयोगी जल है। कौन सा ऐसा जल होता है जो कि पौधों के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोगी होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ जल ऐसे होते हैं जो मिट्टी के बीच बीच में पाए जाते हैं, बीच बीच में छिद्रों में पाए जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं मिट्टी के लिए। तो पौधे के लिए जो उपयोगी जल है सबसे ज्यादा वो है केशिकीय जल। कौन सा जल है, केशिकीय जल। हमेशा आपको याद रखना है केशिकीय जल। कौन सा जल, तो केशिकीय जल। यह सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोगी जल होता है किसी भी पौधे की ग्रो के लिए या वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रीष्म ऋतु में जंतुओं की निष्क्रियता कहलाती है। कोई भी जंतु अगर ग्रीष्म ऋतु में निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। क्या बोलते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा माइकोराइजा। यहां पे आप माइकोराइजा बना लेंगे। तो माइकोराइजा जो है, माइकोराइजा किसका उदाहरण है। तो माइकोराइजा आपको याद रखना यह एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यह एक सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंद यानी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ठीक, तो सहजीवी संबंध का एग्जाम्पल होता है आपका माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन है मृत्यु दर एवं जन्म दर का अनुपात क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है जैविक इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जैविक इंडेक्स। क्या कहलाता है, जैविक इंडेक्स कहलाता है। जैविक इंडेक्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर 11 12 से, काफी सारी मात्रा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 11 और 12 के ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। जैसे आपने चैप्टर 1 2 3 4 5 में किया था, सेम उसी प्रकार से आपको पूरे के पूरे चैप्टर 11 और 12 में भी अच्छे से फोकस करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जन्म दर एवं मृत्यु दर का जैविक अनुपात क्या कहलाता है, तो जैविक इंडेक्स कहलाता है। इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है विविपेरी या जरायुजता किन पौधों में पाई जाती है। तो विविपेरी या जरायुजता हमने आपको बताया था किन पौधों के अंदर पाई जाती है। ये पाई जाती है मैंग्रोव पौधों के अंदर। किसके अंदर, दलदली या मैंग्रोव पौधों के अंदर। मैंग्रोव पौधों में क्या होता है, जो बीज होते हैं वो फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं और जैसे ही इनमें जड़ व पत्तियां विकसित हो जाती है ये जमीन पे गिर करके एक नए पौधे का डेवलपमेंट करने लग जाता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं विविपेरी या जरायुजता। ठीक, तो ये सबसे बढ़िया अनुकूलन होता था मैंग्रोव पौधों के अंदर। तो विविपेरी या जरायुजता किन पौधों में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है मैंग्रोव पौधों के अंदर या दलदली पौधों के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन मूल पॉकेट। मूल पॉकेट किस पौधे में पाई जाती है। तो हमेशा आपको याद रखना है मूल पॉकेट जो है इसका स्पेशली एग्जांपल है जलकुंभी। जलकुंभी में ही आपको मूल पॉकेट दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, मूल पॉकेट दिखाई देती है जलकुंभी में। ठीक, इकॉर्निया इसको बोलते हैं जलकुंभी को। अगला क्वेश्चन है आंशिक परजीवी पौधे का उदाहरण है।
तो आंशिक परजीवी पौधा कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है चंदन। चंदन क्या है भैया? एक आंशिक परजीवी पौधा है। कैसा? आंशिक परजीवी पौधा, ठीक है, यानी पार्शियल पैरासाइट प्लांट है। अगला क्वेश्चन है, नांगफनी में फिल्लोक्लेड किसके रूपांतरण है? नांगफनी में जो फिल्लोक्लेड होता है ये किसके रूपांतरण है? तो आपको याद रखना है तने के। किसके रूपांतरण है? तने के। फिल्लोक्लेड मतलब आप देखेंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें तने जो है पत्ती का आकार रूप धारण कर लेते हैं। बहुत से तने जो होते हैं पत्ती का रूप धारण कर लेते हैं और मांसल और मोटे हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं फिल्लोक्लेड, ठीक है। तो नांगफनी में फिल्लोक्लेड रूपांतरण है, तो आपको याद रखना है तने का। किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, ये तो सेम कन्वर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसांख्यिकी कहलाता है, या आप लिख सकते हैं डेमोग्राफी कहलाता है। तो आप डेमोग्राफी भी लिख सकते हैं और आप लोग क्या लिख सकते हैं इसके अलावा? जनसांख्यिकी। क्या लिख सकते हैं? डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जीव की पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? किसी जब पर्टिकुलर एक स्पीसीज की स्टडी हम करते हैं इकोलॉजी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑटो इकोलॉजी। या इसको हम बोलते हैं स्वपरिस्थितिकी। क्या लिख सकते हैं आप? स्वपरिस्थितिकी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? स्वपरिस्थितिकी आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, और किसी पर्टिकुलर एक स्पीसीज की अगर हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी, या हम हिंदी में बोलते हैं स्वपरिस्थितिकी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ओरोबैंकी किस प्रकार का पौधा है? तो ओरोबैंकी जो है आपको याद रखना है, यह एक पूर्ण मूल परजीवी, जैसे रेफ्लेसिया होता है पूर्ण मूल परजीवी, उसी प्रकार ये ओरोबैंकी भी क्या होता है? ये भी पूर्ण मूल परजीवी पादप होता है। ये भी पूर्ण मूल परजीवी पादप होता है, ठीक। तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिनको भी जल्दी से कवर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसल होकर पत्ती नुमा संरचना धारक करने वाले तनों को हम क्या कहते हैं? कुछ तने ऐसे होते हैं जो कि मांसल हो जाते हैं और पत्ती नुमा संरचना धारण कर लेते हैं, ऐसे तने को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे तने को हम बोलते हैं फिल्लोक्लेड, या हिंदी में हम बोलते हैं पर्णकाय स्तंभ। क्या बोलते हैं? पर्णकाय स्तंभ। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं पर्णकाय स्तंभ। पर्णकाय स्तंभ। क्या बोलते हैं? पर्णकाय स्तंभ। पर्णकाय स्तंभ, ठीक है। या इसको हम फिल्लोक्लेड भी लिख सकते हैं। तो मांसल होकर अगर कोई तना जो है पत्ती नुमा संरचना धारण कर लेता है और मांसल हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पर्णकाय स्तंभ या फिल्लोक्लेड। अगला क्वेश्चन है, दो वनस्पति क्षेत्रों के बीच का जो संक्रमण प्रदेश होता है, यानी बीच का जो प्रदेश है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं, ठीक। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किन पौधों में मूल गोप का अभाव होता है? तो ऐसे कौन से पौधे जिसमें मूल गोप का अभाव होता है? तो आपको याद रखना है हाइड्रोफाइटिक प्लांट, यानी कि जलोदभिद पौधे, इनमें मूल गोप क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? मूल गोप जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पौधे जो बहुत कम प्रकाश की तीव्रता में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पौधे जो कि बहुत कम प्रकाश की तीव्रता में उगते हैं, जहां बहुत कम मात्रा में प्रकाश पहुंचता है वहां भी ये पौधे जो है ग्रो कर जाते हैं, डेवलपमेंट इनका हो जाता है, तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं छाया प्रिय पौधे, क्योंकि ऐसे पौधों को छाया बहुत पसंद है, छाया में ही ये उगाते हैं, तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं छाया प्रिय पौधे। क्या बोलते हैं? छाया प्रिय पौधे। तो आप लोग लिख लेंगे छाया प्रिय पौधे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन आपको कहलाता है पीडोलॉजी। क्या कहलाता है मृदा का अध्ययन? पीडोलॉजी। या अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं? पीडोलॉजी को मृदा जनन लिख सकते हैं। हिंदी में अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं मृदा जनन, ठीक है ना। मृदा जनन मतलब मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया, इसका जब हम अध्ययन करते हैं इसको हम बोलते हैं मृदा जनन या पीडोलॉजी, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा और आखिरी क्वेश्चन है कि मृदा की जो ऊपरी उर्वर सतह होती है, यानी जो ऊपरी उपजाऊ सतह होती है, अगर उस सतह की हानि हो जाती है तो उस सतह की हानि होना क्या कहलाता है? तो उस सतह की हानि होना क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है, मतलब भूमि का क्षरण हो जाना, तो यह कहलाता है भूक्षरण। क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है, ठीक। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चैप्टर 11 यानी जीव एवं समष्टियां, जितने भी इसके इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे वो हमने आपको कवर करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें।
साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।